हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करते हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें हमारा है 2010 का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है कॉमन सोशियोलॉजी बुक किसने लिखी है। तो ऐसा कॉमन सोशियोलॉजी नाम की बुक ऐसी इस तरह से करके तो रेमन एरा की नहीं है जैसे ये इसमें दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमें लर्न करना पड़ेगा। कॉमन सोशियोलॉजी की जगह है जर्मन सोशियोलॉजी करके अगर आता है तो वहाँ पे रेमन एरा होते हैं। और फिर भी आप फ़िलहाल याद कर लीजिए, अगर कॉमन सोशियोलॉजी होगा तो भी रेमन एरा ही कर दीजिएगा, लेकिन इनकी इस नाम से बुक है, जर्मन सोशियोलॉजी के नाम से। तो ये जो जर्मन सोशियोलॉजी बुक थी वो 1957 में उसको ट्रांसलेट किया था। और ये जो बुक थी वो दूसरी लैंग्वेज में थी जिसका नाम था लॉ सोशलॉजिकल एलिमांडे कंटेम्प्रोरियन करके था। वो 1935 में थी फ्रेंच में। तो फ्रेंच में जो 1935 में बुक थी वो उसको चेंज किया था। और ये फ्रेंच वाली जो बुक थी वो हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, लॉ सोशियोलॉजिक एलिमांडे कंटेम्प्रोरी। कंटेम्पोरेरियन बुक थी ये 1935। इसको ट्रांसलेट किया था जर्मन सोशियोलॉजी में 1957। वो बुक थी रेमन एरा की। तो कभी कभी दूसरी लैंग्वेज में भी पूछ लेता है। तो ये जो 1935 वाली बुक थी यहाँ पे जैसे इन्होंने भी एक्सप्लेन किया तो ये रॉन्ग एक्सप्लेनेशन किया। 1935 में ये इस नाम से फ्रेंच से पब्लिश हुई थी, लॉ सोशियोलॉजी एंड एलिमांडे कंटेम्प्रोरी, और इसको ट्रांसलेट किया था जर्मन सोशियोलॉजी में। तो ये जर्मन सोशियोलॉजी इनकी बुक है, लेकिन फ़िलहाल आप याद कर लेना कॉमन सोशियोलॉजी में अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो रेमन एरा लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और उसको लोकप्रियता सबसे ज़्यादा कहाँ मिली थी। तो वो मिली थी अमेरिका में। ये तो आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने वाला है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स जो बुक थी ये 2005 में आई थी और ये बुक थी अरस्तु की। यूटोपिया बुक आपको पता ही है किसकी थी, यूटोपिया बुक थॉमस मोर की थी। और जो ये न्यू साइंस बुक इन्होंने लिखा है इसको इन्होंने अधूरा लिखा है। न्यू साइंस ऑफ ये जो बुक है उसका नाम है गियाम तिस्ता। ये पूरा नाम है इसका, न्यू साइंस ऑफ गियाम टिस्टा। और ये बुक है जो आपके हैं वीको, उनकी बुक है। और ये जो इसके बाद इन्होंने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लाइफ, स्पिरिट ऑफ लाइफ रॉन्ग लिखा है। ये बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ और ये है मॉन्टेस्क्यू की। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत थी। तो इथिक्स एंड पॉलिटिक्स जो बुक है 2005 है अरस्तु की, यूटोपिया थॉमस मोर की, न्यू साइंस ऑफ गियामतिस्ता ये वीको की है, द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक है मॉन्टेस्क्यू की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में 3 और ए में 3 आपको मिल गया है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी इन्होंने रॉन्ग मेंशन किया है, ये हो जाएगा लॉ। तो बाकी सभी को इन्होंने ठीक मैच किया है, ये इनकम्प्लीट बुक है और बाकी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की। तो वो प्रस्तुत की थी कॉम्टे ने, इसका करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट है प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि रॉन्ग आंसर है। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन थी मार्क्स की और ये जो पब्लिश हुई थी वो 1851 से 1858 के बीच में पब्लिश हुई थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्रामीण सांप्रदायवाद की अवधारणा का कौन प्रतिपादक है।
तो इसका प्रतिपादक है राधा कमल मुखर्जी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया। तो यहाँ से इसका आंसर मिल जाता है सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु किसने रचा, एंडरसन और पार्कर ने, और ये पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है, तो ये किया है इरावती कर्वे ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाज का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है, तो वो है मर्डॉक, करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्डॉक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है, तो अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है ब्राउन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन नहीं है, तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखा है टोडा, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि टोडा जो है उसमें बहुपति और बहुपत्नी दोनों ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, टोडा जनजाति में क्या होगा, दोनों ही पाया जाता है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें इसने पूछा है कि कौन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जब कोटा ट्राइब की बात करते हैं तो उसमें क्या है, कोटा में दो चीज़ें हैं, इसमें एक तरफ होता है फैटर्नल पॉलीआंड्री और दूसरी तरफ नॉन फैटर्नल पॉलीआंड्री। तो इसका मतलब ये है कि जो कोटा जनजाति है उसमें क्या होता है, भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है और नॉन भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है। तो ये भी क्या होगी, इसमें भी बहुपति विवाह हो गया। और टोडा में क्या है, बहुपति और बहुपत्नी दोनों पाया जाता है। इसमें कोटा में उसका पार्ट पाया जा रहा है फैटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री, लेकिन जो टोडा है उसमें बहुपति और बहुपत्नी पाया जा रहा है, पॉलीएंड्री और पॉलीजिनी पाया जा रहा है। और ये जो नायर ट्राइब है उसमें क्या है, इसमें केवल नॉन फैटर्नल, ये जो है नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री ये इसमें पाया जाता है। नायर में केवल नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे मैंने इसलिए ये एक्सप्लेन किया कि आपको पता चले बहुपति किस में पाया जाता है, टोटा में और कोटा में। और जो नायर है उसमें क्या पाया जाता है, बहुपति नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री, यानी जो अभ्रातक बहुपति विवाह है तो वो पाया जाता है। तो इसमें भी क्या हो गया, बहुपति हो गया, मतलब बहुपति का पूछा ना, तो ये तो इन तीनों में ही हो गया, बस फैटर्नल नॉन फैटर्नल का अंतर था। अब जो गोंड ट्राइब है उसमें क्या है, ओनली बहुपत्नी विवाह पाया जाता है, ये केवल बहुपत्नी विवाह पाया जाता है गोंड में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने इसमें इसको रॉन्ग आंसर मेंशन किया। तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आए। टोडा ट्राइब में बहुपति बहुपत्नी दोनों पाया जाता है। कोटा ट्राइब में बहुपति विवाह के पार्ट्स जो हैं फैटर्नल नॉन फैटर्नल वो पाए जाते हैं। और जो नायर ट्राइब है उसमें बहुपति विवाह का एक टाइप जो है नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री वो पाया जाता है। लेकिन जो गोंड ट्राइब है उसमें केवल बहुपत्नी विवाह पाया जाता है, तो इसमें बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा भांजे के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो उसको कहेंगे मातुलेय, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसका मत है हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है, तो हम ह्यूमनाइजेशन की बात पार्सन्स करते हैं, ये भी करेक्ट आंसर दिया है। लोनली क्राउड बुक किसकी है, तो वो है डेविड रिजमैन की। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह का वर्गीकरण किसने दिया, मैकाइवर ने, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। ये भी किंग केलर का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, आरण अवस्था, बर्बर और सभ्य, ये किसने बताई हैं? तो ये बताई हैं मॉर्गन ने, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, किस विद्वान ने इथॉस और ईडॉस का उल्लेख किया? तो इथॉस और ईडॉस का उल्लेख किया क्रोबर ने। समाज वे व्यक्ति जो सरल के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं व उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। और टाइनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? तो ये जो कोटेशन है वो काफ़ी ठीक ठाक कोटेशन है और अभी तक वैसे रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ठीक क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसको किसने कहा है? टाइनबी ने रचनात्मक अल्पसंख्यक की बात की। कहीं पूछ ले कि रचनात्मक अल्पसंख्यक की बात कौन करता है, तो टाइनबी करता है। और रचनात्मक अल्पसंख्यक होते क्या हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज के आदर्श, मूल्य, रूढ़ियों का विरोध करेंगे, इनका विरोध करेंगे और उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगे। मतलब एक रैशनल एटीट्यूड की तरह बात करेंगे कि भाई रूढ़ियाँ जो बनी हुई हैं उनको हटाओ और कुछ रैशनल थिंकिंग लाओ। और समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी उनका मार्गदर्शन नहीं करेगी। पहले से प्रथा चली आ रही सती प्रथा, तो वो नहीं होगा। आप रैशनल एटीट्यूड लगाओ और हम सोसाइटी का मार्गदर्शन करेंगे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एनालिटिकल डेफिनेशन दी है। और वो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो वो कौन होंगे? टाइनबी होंगे। इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसको अपोजिट घुमा के पूछ ले, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? तो संस्कृति संकुल का उदाहरण यहाँ पे जो दिया हुआ है वो तो करेक्ट दिया है, भाषा, लेकिन आपको पता हो चलना चाहिए संस्कृति संकुल क्या होता है। तो जब हम कल्चर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कल्चर कॉम्प्लेक्स में आते हैं 2 लोग, एक है सदरलैंड और वुडवर्ड। सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने क्या कहा? ये कहते हैं जो कल्चर कॉम्प्लेक्स होता है वो एक दूसरे में गुथे होते हैं, ठीक है। तो सदरलैंड का एक की पॉइंट आपको मिल जाएगा कि एक दूसरे में गुथे होते हैं, वो कल्चर कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरे आते हैं बीर स्ट्रीट। बीर स्ट्रीट क्या कहते हैं? बीर स्ट्रीट ने कहा जो कल्चर कॉम्प्लेक्स है उसके तत्वों का एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो जब उसके कॉम्बिनेशन, संयोजन की बात होगी किसी भी डेफिनेशन में, क्योंकि आजकल ये भी पूछता है ना, तो वो हो जाएंगे बीर स्ट्रीट। तो कल्चर कॉम्प्लेक्स में दो लोग हैं, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, जो की बात करते हैं गुथे होने की, और जो बीर स्ट्रीट है वो बात करते हैं इसके जो तत्व होंगे उनका तत्वों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो बीर स्ट्रीट में आप याद रखेंगे तत्वों के कॉम्बिनेशन की बात होगी। अगर वहाँ पे एक दूसरे में गुथे होने की बात होगी, क्योंकि 2 लोग हैं ना, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, तो वो क्या होंगे? आपस में ही गुथे होंगे। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट आते हैं, वो हैं विली। विली मैं मेंशन कर दे रही हूँ। विली, उन्होंने क्या किया है? एक फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, उसका फुटबॉल संकुल का उदाहरण दिया है। तो कहीं पूछ ले कि किसने फुटबॉल संकुल का उदाहरण दिया है, तो वो दिया है विली ने। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप इसको लर्न कर लेना। फुटबॉल संकुल का उदाहरण, या इसमें जैसे भाषा, बर्तन, ग्राहक, उदार, ईमानदारी लिखा, तो इसकी जगह हटा के हो सकता भाषा की जगह फुटबॉल लिख दे। तो फुटबॉल अगर लिख देगा तो वो पूछ लिया कि किसने इसकी बात की है, तो हो जाएंगे विली। ओके। नेक्स्ट हम बता दें इसमें कि संस्कृति संकुल का उदाहरण और क्या क्या हो सकता है। तो इसमें हो सकता है जो वो होते हैं घुड़सवार, वो हो सकता है उदाहरण। उसके अलावा हो सकती है किसी भी सेना के लोग हो सकते हैं, सेना भी इसमें आएगी। और इसमें साइकिल आएगी। और उसके अलावा साइकिल के अलावा विवाह आ जाएगा। विवाह कैसे एक संकुल है? क्योंकि विवाह में कई चीज़ें होती हैं, बिंदी लगाते हैं लोग, सिंदूर लगाते हैं, और सौंदर्य संकुल के लिए कुछ पैरों में पहनते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो उन्होंने बताया ना अभी,
ये तत्व हो गए, और इन तत्वों के कॉम्बिनेशन जो मिलके बनेंगे वो हो जाएगा विवाह। तो इस विवाह को बनाया किसने? इन सारे तत्वों ने। और तत्वों के कॉम्बिनेशन की बात किसने की थी? बीयरस्टीड ने। तो अब ये सारे तत्व जो हैं वो क्या है? एक दूसरे में गुथे हुए हैं, क्योंकि भाई आपकी शादी हुई, आपने बिंदी लगाई, चूड़ी पहनी, सिंदूर लगाया, बिछुआ पहने, तो ये सब क्या हो गए? ये सारे तत्व एक दूसरे में गुथे हो गए। ऐसी बात किसने की? सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और इसमें हमने बताया था अगर एग्जाम्पल फुटबॉल का दिया जाएगा तो वो हो जाएंगे विली। तो आप जब भी कल्चर कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे तो इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो समूह के व्यवहार को, संरचना के व्यवहार को, और सांस्कृतिक विशेषताओं को। तो अब एब्सोल्युटली जब सोशल चेंज होगा तो इन तीनों को ही प्रभावित करेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 1905 में किसने 38 सोशल प्रोसेस की बात की थी? तो जब 38 सोशल प्रोसेस की बात होगी तो वहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा रॉस, क्योंकि इसमें इन्होंने इनकरेक्ट आंसर दे रखा है। गिलिन एंड गिलिन ने 38 प्रोसेस की बात नहीं की थी। पार्क और बर्गेस जो हैं वो 4 प्रकार के सोशल प्रोसेस की बात करते हैं, और 38 सोशल प्रोसेस की जो बात करते हैं वो है रॉस। तो इसमें ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक किसकी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पीजीटी में तो बहुत बार पूछी जाती है। कोजर की ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। तो ये जब भी ऐसी बात होगी कि इसमें नैतिक नियमों से बंधे होंगे तो कौन हो जाएंगे उसमें? कोजर। और ग्रीन ने क्या कहा कि प्रतियोगिता में समझौता की कोई आशा नहीं होती। भाई हम समझौता नहीं करेंगे, हमारे आपसे नंबर ज़्यादा आने चाहिए, तो ऐसी बात है। कौन करता है? ग्रीन। उसमें समझौता की कोई आशा नहीं, भाई हम समझौता कर लेंगे, चलो ठीक है आप हमसे अच्छा कर लो, हम ख़राब कर ले। कंपटीशन में ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये किसने कहा? ग्रीन ने। तो ग्रीन बहुत ही अपने आप को लिखे वो थे, कह सकते हैं कि भाई हम समझौता नहीं करेंगे। तो ये ग्रीन है, इनका क्लियर है, समझौता नहीं करना है इनको। और कोजर रूल्स और नियम की बात करते हैं, भाई नियमों से बंधे हुए हैं, तो इसलिए ये कोजर है। तो आप इस तरह से याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैचिंग वाला, तो इसको मैच कर लेते हैं। अरबिंदो घोष की बुक कौन सी है? अरबिंदो घोष की बुक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और भगवान दास की तो पता ही है, एसेंशियल यूनिटी है। और गांधी की कौन सी है? माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ है। वननेस ऑफ मैनकाइंड मुखर्जी की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है वननेस ऑफ मैनकाइंड। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार की व्यवस्था का अध्ययन किया? तो महुआ में IP देसाई ने किया है, और अप्रत्यक्ष रूप से AR देसाई ने भी किया है। AR देसाई ने इसमें महुआ में अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने भी इस पर काम किया है। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो करेक्ट है 1956 में पारित हुआ था। न्योता भेंट नातेदारी प्रथा, जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर भी बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर दिया है उत्तरी क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो न्योता जो भेंट प्रथा है वो उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन कब किया गया था? तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन जो बना था वो 1992 में बना था, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 1939 में ही पारित हुआ था। वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में किया गया था? ये भी करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है, जो डिस्कशन वाले क्वेश्चन है और जिसका इनकरेक्ट आंसर है हम बस उन्हीं पे टाइम आपका लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच में पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो है हट्टन की, और इसमें हट्टन ने जाति को एक ऐसी व्यवस्था माना है जिसके अंतर्गत समाज अनेक आत्म केंद्रित
और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। तो हट्टर ने बाहरी जातियों की बात की है ना, तो उसी के पर्सपेक्टिव में ये कह रहे हैं, एक तो आत्म केंद्रित होता है और दूसरों से पूर्णतः पृथक पृथक इकाई में विभाजित होता है, और इन इकाइयों के बीच में पारंपरिक संबंधों ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो जब आत्म केंद्रित और पृथक इकाइयों की बात हो जाएगी तो उसमें हो जाएंगे आपके हट्टर। 32 में देखते हैं, आंसर 2 करेक्ट है, हट्टर। और हिंदू जजमानी सिस्टम तो आपको पता ही है, वाइजर की, बहुत बार रिपीट हुई है। शेड्यूल कास्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जब शेड्यूल कास्ट की जब बात होगी तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की ऐसे तो कोई बात करता नहीं है, शेड्यूल कास्ट कहीं पे उसमें दिया नहीं गया है। जैसे कि इसमें इन्होंने साइमन कमीशन ने तो 1935 में वो बनाया था, जिसमें उन्होंने एक बात की थी, लेकिन इसका कहीं कहीं आंसर डी भी दिया है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसे इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ऐसे रूप में इसको कहीं पे शो नहीं किया गया है। तो इसका आंसर ये भी माना गया है। तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है कि 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, इसमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वैसे जो साइमन कमीशन की 1935 में बात की गई थी इसके द्वारा, लेकिन सबसे पहले यूज़ ऐसे करके पर्टिकुलर करके ये भी कहीं मेंशन नहीं है कि कहाँ परिभाषित किया गया, तो इसलिए इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। पर वैसे साइमन कमीशन में अगर बात की जाएगी 1935 की तो बात की गई थी, ये बात करेक्ट है। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? तो ये आंसर करेक्ट है, 1933 में उन्होंने सबसे पहले बात की थी। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग 1933 में किया था। ओके। भारतीय इतिहास में किस युग को स्त्री जात के लिए काला युग कहा जाता है? तो ये तो मध्यकाल को काला युग कहा जाता है, ब्लैक। और सबसे पहले जो वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिला था वो कहाँ मिला था? तो वेश्यावृत्ति का उल्लेख पुराण में मिला था, ये भी करेक्ट आंसर है। प्राचीन ग्रंथों में किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण की बात की गई थी? तो बेरोजगारी के निवारण की जो बात की गई थी वो इकोनॉमी में ही की थी, इसलिए आंसर डी करेक्ट है। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे, ये इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जा चुकी है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसका आंसर MV मूर्ति है, ये करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट हमारा है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, ये बात किसने कही है? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे भी सोशियो कल्चरल की बात होगी वहाँ पे कौन हो जाएगा? सोरोकिन, करेक्ट आंसर है। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दशा में पहला कदम है। तो भूदान आंदोलन की जब बात होती है तो उसमें विनोबा भावे भी आंसर होता है, JP नारायण भी आंसर होता है। तो मुझे इस क्वेश्चन में जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो आंसर 2 की लग रही है कि विनोबा भावे होना चाहिए, पर इसमें JP नारायण दे रखा है, तो इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन वैसे मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो करेक्ट होगा इसमें वो आंसर 2 ही करेक्ट होना चाहिए, विनोबा भावे। नेक्स्ट है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। तो मैंने जब दरखाइम पढ़ाया था तो बताया था नैतिक मॉरलिटी की बात कौन करता है? दरखाइम। नेक्स्ट है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले में किसने स्टडी की है? तो आंद्रे बेत्ते ने की है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सही है? तो आंतरिक प्रवर्जन में क्या होगा? एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाएगा, अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगर का बन गया, नगर के किन्हीं कारणों से फिर गांव में आ गया। तो जब एक ही उसमें माइग्रेशन होता रहेगा, इधर से उधर, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मरुभूमि विकास कार्यक्रम सबसे पहले कब हुआ? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में है, इसका करेक्ट आंसर दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शन की स्थापना जो हुई थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है? तो वर्तमान जीवन और कर्मों से होता है प्रारब्ध का, और जो संचित होते हैं, जो हमारे पूर्व में जो हम पास्ट में कर चुके होते हैं उससे मतलब होता है, और जो संचयमान या क्रियामान होता है वो जो इस जन्म में हम कर रहे होते हैं, इस प्रेजेंट में,
वो हमारे फ्यूचर के लिए संचित हो रहे होते हैं। तो इसका संबंध फ्यूचर से होता है और इसका संचित का पास्ट से होता है। प्रारब्ध का मतलब वर्तमान जीवन से होता है। समझ में आ गया? 48 जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया? तो इसमें इन्होंने किया था ट्राइफाइड का गठन। ट्राइफेड की स्थापना जो हुई थी, ये करेक्ट है, 6 अगस्त 1984 को हुई थी। कहीं पूछ ले तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त विकास निगम का जो गठन किया गया था वो किया गया था 13 जनवरी 1992 को। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका बी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वित्त और विकास निगम का गठन 13 जनवरी 1992 को हुआ था, ना कि 23 जनवरी। ओके। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है, तो जब विरोधी व्यवहार को सीख रहा होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? तो ब्रह्मदेव आदि तो उत्कृष्ट कोटि के होते हैं, लेकिन जो गांधर्व विवाह है वो नहीं माना गया है। तो बंजर भूमि विकास के लिए सन 2002 तक कितनी परियोजनाओं पर काम कर लिया गया है? तो बंजर भूमि के लिए 423 परियोजनाओं पर कार्य किया गया है अभी तक। मुस्लिम में पति पत्नी के पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का क्या नाम है? तो जब पारस्परिक सहमति से होता है तो उसे कहते हैं मुबारत। संस्कृताइजेशन की प्रोसेस से संबंधित है, मैंने उसमें बताया था रेफरेंस ग्रुप से संबंधित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। समाजशास्त्र और साइकोलॉजी के संबंध में किसने कहा? समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है और मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। ऑप्शन ए सही है और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैकाइवर ने ही कहा है कि वो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की हेल्प करेगा, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, कौन सभ्यता का अंग नहीं है? तो इसमें सभ्यता का अंग नहीं हो जाएगा कविता, संगीत, बाकी ये सारे सभ्यता के अंग हैं। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार जो निरोधक अधिनियम है वो 1956 में बना था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। ट्रेडिशनल मूल्य बाधक है, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप और वित्तीय कठिनाइयाँ, ये सारी चीज़ें ही महिला उद्यमिता में बाधक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा सांस्कृतिक संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच में अंतराल के रूप में परिभाषित किया? तो जो प्लस माइनस वाले जो साधन बताए थे वो मर्टन ने बताए थे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमें देखना है तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है जो सुम्पेटर है उनका तो उद्यमी था, चीन कल्चरल रेवोल्यूशन चीन थी, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी पे काम है, रूस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, ना कि रूस में। नेक्स्ट है, लेवीरेट से क्या मतलब है? तो जब मृत पति के भाई से शादी होगी विधवा स्त्री की तो वो लेवीरेट हो जाएगा, इसलिए आंसर भी करेक्ट है। किस विचारक का ये मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत भाग को हटा देने से जो भी बचेगा वो प्राकृतिक होगा? तो इसमें भी सी एंड बी आंसर दोनों दे रखा है, लेकिन जो मुझे करेक्ट आंसर लगता है वो है ऑप्शन बी, तो आप ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? इसका वाहक प्रतीक है और ये पीजीटी में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन में बहुत जगह डिफरेंट आंसर हैं, लेकिन फिर भी जो पॉसिबिलिटी जाती है इस ऑप्शन को देखते हुए प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ भी जा रही है।
निम्नलिखित में से चार्ल्स फूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूहों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो प्राथमिक में क्या नहीं आएगा? परिवार आएगा, पड़ोस आएगा, बच्चों का खेल समूह आएगा, लेकिन स्कूल नहीं आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। संरचनावाद किससे संबंधित है? तो संरचनावाद संबंधित है लेवी स्ट्रॉस से। और जब संरचनाकरण की बात होगी तो वो हो जाएगा गिडिंग से। कि ये बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। 2021 वाले पीजीटी में संरचनाकरण पूछा गया था, लेकिन कई लोगों ने उसको देखा नहीं ध्यान से, तो उसमें आंसर क्या हो गया? गलत हो गया लोगों का, और उन लोगों ने लेवी स्ट्रॉस लगा दिया। तो जब स्ट्रक्चरेशन की बात होगी तो गिडिंग्स होगा, और स्ट्रक्चरलिज्म अगर वाद की बात होगी तो वहाँ पे आपका स्ट्रॉस हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन करें तो आप देख लें कि कन्नड़ लिखा हुआ है या वाद लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है कल्चरल लैग का क्या मतलब है? तो कल्चरल लैग तो आप जानते ही हैं, जब एक संस्कृति आगे और दूसरी संस्कृति पीछे रह जाती है तब उसको कल्चरल लैग कहते हैं। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में जो अंतर हो जाता है वो कहते हैं परंपरा और इसके बीच में नहीं, भौतिक और अभौतिक मटेरियल और नॉन मटेरियल में जो अंतर होगा वही कल्चरल लैग होगा। रेंटियर वर्ग किसका है? ये तो आपको पता है, पैरेटो का है। गोल गधेड़ों गोल गधेड़ों जो नृत्य है वो किस में होता है? तो गोल गधेड़ों होता है भील में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मॉर्गन ने परिवार के विकास के कितने स्टेप बताए हैं? वो 5 बताए हैं, और वो आपको मैंने प्रीवियस ईयर वाले पेपर में बताया था, जिसमें पहला आपको जो था वो कॉन्जुगल से लेके फिर मोनोगैमी यानी एक विवाह तक के थे बीच में। उसके बाद है मॉर्गन, ये हो गया। निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन तो नेशनल पार्क की अवधारणा किसकी थी? एल्विन की थी। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चक्रीय सिद्धांत यहाँ पे मैंने बताया था सोरोकिन वैसे नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन और कोई बन नहीं रहा है, तो पैरेटो के साथ इन्होंने सोरोकिन को लगाया है, तो इसलिए साइक्लिक थ्योरी से ये संबंधित हो जाएंगे। और वैसे उनकी जो है वो एज पेंडुलम वाली है तो अर्ध में आती है, लेकिन जब ऑप्शन और कोई नहीं बन रहा होगा तो वहाँ पे आपका पैरेटो और सोरोकिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन सी एक दशा होनी जरूरी है? तो वो मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं, मॉरल एजुकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा द एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन बुक किसकी है? तो आपको पता ही है भगवान दास की है, इम्पॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है। और नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास किसकी है? तो आपको पता ही है कूले की है। और नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ आई एंड मी मीड की है। इड ईगो सुपर ईगो किसका है? फ्राइड का। नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो आगबन का है। और नेक्स्ट हमारा जो है सोशल ग्रुप किन आधारों पर निर्मित होते हैं? तो सोशल ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 2 या 2 लोगों से अधिक सदस्यों के बीच में संबंध होना चाहिए, लोगों की आपसी संबंधों की चेतना भी होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का संग्रहित, ऐसे तो आप खड़े हैं लेकिन आप में कोई चेतना नहीं है तो वो कोई ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है सामाजिक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया है? तो सोशल एवोल्यूशन की जब बात होगी तो हो जाएंगे स्पेंसर, और ओनली एवोल्यूशन होगा तो हो जाएंगे डार्विन। ये आपको ध्यान रखना होगा कि सोशल एवोल्यूशन है या फिर ओनली एवोल्यूशन है। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना, अगर वो विद्यालय से भाग जाएगा तो उसे कहते हैं ट्रॉन्सी, पलायनशीलता, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है, तो व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण ऑब्सोल्युटली उसके व्यवसाय से, उसके काम से होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। किस वेद में सबसे पहले वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है? तो ये वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है ऋग्वेद में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है प्रवर का क्या तात्पर्य है? तो प्रवर का तात्पर्य हमने उसमें भी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका तात्पर्य होता है समान पूर्व समान ऋषियों के द्वारा जो नाम का उच्चारण करने वाले लोग होंगे वो। कर्म की अवधारणा कर्म की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित होगी? तो कर्म फल से होगी, पुनर्जन्म से होगी, प्रारब्ध से होगी, और इसीलिए इन सभी से है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हिंदू संस्कार बुक बहुत पूछी जाती है, राजबली पांडे की है, इम्पोर्टेंट बुक है।
भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप जो देखा जाता है, जो जन्म पे जब कोई भी जो स्त्रीकरण है वो जब जन्म पे आधारित होगा तो आप अपने आप ही सोच सकते हैं क्या होगा, जाति व्यवस्था। इसमें रॉन्ग आंसर दे रखा है, आश्रम व्यवस्था नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था, क्योंकि वो जन्म पे आधारित है। नेक्स्ट हमारा है हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हिंदू आश्रम व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना हिंदू व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ की इम्पोर्टेंट दी गई है, तो इस वजह से पुरुषार्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें से है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है और सभी को पता है, 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो हमने बताया था जब आयोग की नियुक्त करने की बात होगी तो हो जाएगा 340 का 1, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था। तो भारत में जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना था वो 1929 में पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है वो 1929 में बना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दशा व्यक्तिक विघटन का कारण है। तो व्यक्तिक विघटन किससे होगा, बेरोजगारी से, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है। तो जन्मजात अपराधी की बात तो लोम्ब्रोसो करते हैं, वाइट कलर क्राइम की सदरलैंड। भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को अपराध माना जाता है। तो वैसे सामान्य जो अपराध माना जाता है वो 7 से 16 वर्ष तक के बच्चों का माना जाता है बाल अपराध। और नेक्स्ट है हमारा भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो जो मद्यपान की समस्या उसने सबसे ज़्यादा मेहनतकश वर्ग को ही प्रभावित किया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस प्रथा में अगर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे तो वो हो जाएगा देवदासी परंपरा, इसलिए ये सही है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था। तो ये 1952 से स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी MPSC में भी जो MP वाला क्वेश्चन हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ था, उसमें PGT में और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, और बहुत सारे PCS में कई बार रिपीट हो चुका है। और ये सबको याद होगा, जब फैमिली प्लानिंग की बात होगी तो 1952 से वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किए जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है। तो समाज कल्याण से कौन सा संबंधित है भाई, बड़े बड़े बांध करेंगे तो समाज कल्याण उससे तो नहीं होगा, ना राष्ट्रीय इनकम में होगा। विस्थापित के लिए जब हम आवास की सुविधा करेंगे तो ही समाज कल्याण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है। तो इसके आंसर कई जगह DP मुखर्जी को माना गया है, लेकिन वो नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है कुमारप्पा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D4 97 में। नेक्स्ट है निर्धनता की संस्कृति, तो ये संबंधित है ऑस्कर लेविस से, ये तो करेक्ट आंसर दिया, आपको पता भी होगा। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे, मैंने बताया था भारत में अगर बात होगी तो स्वामीनाथन हो जाएंगे, और वैसे तो मैंने बताया था उसमें कि वो नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट हमारा है दमनकारी और प्रतिकारी कानून, तो हमने आपको पढ़ाया ही है कौन है इसमें, तो ये है दरखाइम, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए देखिए यही क्वेश्चन हम बता रहे थे कि 2010 में जो आंसर माना गया है वो ए को माना है,
और 2005 वाले में जो आंसर माना गया था वो 4 को माना गया। तो इस क्वेश्चन में बहुत लोचा है। मैंने आपको बताया था जब नाबार्ड के थ्रू मानते हैं तो 1992 को मान लेते हैं, और वहीं से फिर मैंने बताया था खाता खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसमें फिर इसको चेंज किया था। मैंने उस क्वेश्चन में डीपली एक्सप्लेनेशन किया था, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिलहाल हम इसको जो ऑप्शन मान लेते हैं, ऑप्शन ए और 4 दोनों मान लेते हैं, लेकिन जो उसको जिसमें पॉसिबिलिटी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1999 से, क्योंकि इसको वो कर दिया गया था, विशेष इसको वो दिया गया था, तो फिलहाल इसको मान लेते हैं। लेकिन इसके दोनों ही आंसर दिए गए हैं, कहीं ये माना है कहीं वो माना है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसका फाइनल आंसर किसको माना जाए। फिलहाल हम लोग 1999 को मान लेते हैं, और कहीं कहीं पे इसका आंसर 15 अगस्त 1995 भी दिया गया है। तो बहुत ही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसलिए आप इसको हटा ही दीजिए फिलहाल। अगर आता है तो आप वो ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया था नाबार्ड वाला। और 2005 के क्वेश्चन में 2005 में जो का जो पीजीटी में जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसमें मैंने बताया है यही सेम क्वेश्चन, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है इस क्वेश्चन की, इसलिए मैं इसमें अब दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 102, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है। तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होगी? जो अधिनियम है उसकी जागरूकता बढ़ाना 2005 वाली थी। अंत्योदय शब्द का प्रयोग मैंने बताया था उसमें कि जेपी नारायण ने किया था 1977 में, और इसमें ये भी बताया था कि अंत्योदय जो योजना है वो भी दी थी उन्होंने, राजस्थान से जो स्टार्ट हुई थी जेपी नारायण ने। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ है? तो 1954 में हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड के लेखक कौन है? तो पनिक्कर हैं, ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बुक किसकी है? वेस्टरमार्क की, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? तो ये भी करेक्ट है, जिमरमैन ने किया है। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है समाज ही वास्तविक देवता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, दरखाइम। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? तो फैमिली में आइसोलेशन होगा, विवाह विच्छेद होगा, पारिवारिक विघटन होगा, आतंकवाद तो फैमिली में कभी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। एक माँ अपने बच्चों को चाटा मारेगी, तो उसमें जॉक रैशनल और वर्ड रैशनल दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म मैंने बताया था, जन्म और वर्ष किस देश के हैं? तो इसमें मैंने इसको पढ़ाया भी है, कॉम्ट का जन्म और वर्ष। तो आप बताइए कब हुआ था ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म? तो ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था 1798 फ्रांस में, और 1818 में किसका हुआ था? मार्क्स का। पाँच मई को, ठीक है। और 1858 में दरखाइम का, और 64 में वेबर का। नेक्स्ट है गांव की ओर लौटो नारा किसने दिया है? तो ये बहुत ही बार पूछा गया है, इसमें रॉन्ग आंसर दिया है, ये है इसमें ऑप्शन बी। और ये महात्मा गांधी ने बोला है, और इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी गलत लिख रखा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने। ये नहीं, गांव की ओर लौटो बैक टू विलेजेस नारा था महात्मा गांधी का, तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व मैंने बताया था, ये जो बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीजीटी पर्सपेक्टिव में, और बहुत बार पूछी गई है, हम आपको डे 1 से बता रहे हैं, तो इसलिए ये बुक तो लर्न कर लीजिए। ये बुक किसकी है? बेंडिक्स की है, और ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पीजीटी के अकॉर्डिंग। बाकी कुछ बेंडिक्स की और भी बुक थी, जैसे वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री, इनकी बुक थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी क्या पूछ ले, कुछ पता नहीं आजकल बुक का। तो वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री, और उसके अलावा
इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे इन्होंने कई बुक लिखी थी, तो सोशल मोबिलिटी पे भी बुक लिखी थी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको देख लेना, चेक कर लेना एक बार। ये है, और एक इन्होंने उस पर भी लिखी थी बेंडिक्स ने, मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट। तो मैक्स वेबर, क्योंकि मैक्स वेबर पे एक तो ये बौद्धिक व्यक्तित्व वाली है, और मैक्स वेबर पे एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट। तो जब भी इस पे बुक आए तो आप एक बार ध्यान दे लेना कि बेंडिक्ट ऑप्शन में है क्या, तो अगर होगा तो वही उसको करेक्ट कर देना। और एक दूसरी बुक थी इनकी, नेशनल बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप। तो कुछ बुक्स हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ। नेशनल बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप, आप देख लेना इसको, ठीक। ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनकी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों, ये तो आपको पता ही है, अन्य समाज विज्ञानों की ना तो दासी है ना ही गृह स्वामिनी, बल्कि उनकी बहन है। किसने कहा? बांस बेकर ने। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, एलविर्थ हो जाएगा। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, तो देव विवाह हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोता विवाह अभी रिपीट हुआ था प्रीवियस वाले में, सिया मुसलमानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है नगरीकरण मुख्य समस्या है। तो नगरीकरण में क्या क्या मुख्य समस्या होती है? आवास और गंदी बस्तियाँ होती हैं, भीड़ भाड़ वाला होता है, पानी ढंग से नहीं मिलता है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तो हम उसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ये बात किसने कही है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और ये बात कही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक किसकी है? योगेंद्र सिंह की। तो इसीलिए इन्होंने ये बात कही है। भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज का है। जब भी पंचायती राज की बात होती है तो 73वां संविधान संशोधन याद होना चाहिए। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। ये क्वेश्चन किसका, ये आंसर किसका है? ये कोटेशन ऑस्कर लेविस का है, क्योंकि जजमानी व्यवस्था में उन्होंने भी बात की, तो इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है, करेक्ट आंसर है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो शिकायत कर सकती है। इसमें जो इसके भी आंसर दो माने गए हैं, कहीं पे आंसर दिया हुआ है बी और कहीं पे आंसर दिया हुआ है सी। तो इसमें दोनों ही फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इसमें दो आंसर्स हैं, लेकिन जो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है वो होना चाहिए आंसर सी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है धारा 498 के ए में बात की गई थी इसकी, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। तो फ़िलहाल जो हम इसका आंसर मानते हैं वो मानते हैं ऑप्शन सी को, 498 ए। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिमों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती? तो मैंने कई बार बताया, जब दोनों की सहमति होगी तो वो क्या होगा? मुबारक, यानी हम उसको कह सकते हैं मुबारक हो, हम दोनों की सहमति से क्या हो गया? ये काम हो गया। तो ऐसे आप जब ट्रिक बनाएंगे तो ही आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ज्योतिबा फुले ने। तो ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इस तरह से हमने सारे जितने भी पीजीटी में पीजीटी 2010 में जो 125 क्वेश्चन थे उनको क्विकली सॉल्व किया है। क्विकली इसलिए किया है सो दैट बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, और मैंने क्योंकि लगातार इतने दिनों से प्रैक्टिस की है हम सभी ने, तो हम लोगों को ये तो पता चल गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके साथ ही साथ आपने देखा हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें लगभग
हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलते हैं जिनका आंसर रॉन्ग है या फिर पता नहीं है कौन सा है, तो उन क्वेश्चंस पे हमें काम करना है। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके तो लगभग मैंने करेक्ट आंसर्स बता दिए हैं। 1 ही या 2 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे छूटते हैं जिसमें डाउट होता है, तो उनका आप स्ट्रेस ना लेते हुए उसे बोल के आगे बढ़िए, क्योंकि वो आने भी नहीं हैं और अगर आएंगे तो डिलीट हो जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे। तो आप उनको स्ट्रेस में मत रखिए। बस आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, तो आप सिली मिस्टेक ना करें। इस वजह से मैं इस पेपर को आंसर के साथ करेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ कि यूथ पब्लिकेशन या जो भी पब्लिकेशन है, मैं ये नहीं करूँ इनमें मोस्टली रॉन्ग होते हैं, लेकिन हाँ कुछ रॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उन पर ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि जो आप स्क्रीन पे पेपर देख रहे हैं वो है यूथ पब्लिकेशन का, और मैंने उसमें आपको दिखाया कि कितने क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए हैं। और सिमिलरली इसी तरह दूसरे पब्लिकेशन में भी रॉन्ग आंसर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका नेट पे भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, उन पर ज़्यादा फोकस मत करिए और आप अपनी पढ़ाई के साथ आप अपना कर्तव्य करते रहिए और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।